हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का चैप्टर। आज का जब आप चैप्टर देखेंगे तो सबसे इसमें अच्छी बात यह है कि आपका जो क्लास 12 का हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे उसकी एक दो तीन बुक हैं, है ना। 3 बुक हैं। इसकी फर्स्ट किताब हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये तो आपका हो गया, है ना। और जो आज सेकंड किताब हम लोग चला रहे थे इसका आज का आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका इसके बाद आपका बुक नंबर 3 चलेगा और बुक नंबर 3 में आपके मात्र 6 चैप्टर हैं, जो कि जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करूँगी मैं, है ना। यानी 6 दिन में 6 तो हो ही जाएंगे, हो सकता है 3-4 दिन में ही करा दूँ मैं, एक दिन के 2 चैप्टर करवा लेंगे जल्दी से जल्दी। अब देखिए, ये जो आपका 9 नंबर चैप्टर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें दिया हुआ है आपका मुगल दरबार, मुगल साम्राज्य के बारे में दिया हुआ है, इसलिए चैप्टर आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुगल साम्राज्य हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अब बात करें बाबर की, तो मुगल साम्राज्य जो था उसकी स्थापना किसने की थी, तो आप बात करते हैं बाबर की कि बाबर ने की थी। अगर आप बात कीजिएगा कि बाबर कब आया था भारत, तो बाबर जो है भारत आया था 1526 में। इसने कई तरीके के युद्ध लड़े और 1530 में जाके इसकी मृत्यु हो गई, 4-5 साल में, है ना। 26, 27, 28, 29, 30, 5 साल के अंदर इसकी मृत्यु हो गई, 5 साल में। फिर भी इसने अपना साम्राज्य बहुत ज़्यादा विस्तार कर लिया था। अब देखिए, मुगल दरबार जब बाबर यहाँ पे कब आया, 1530 में आया, तो अगर बात करिएगा 1526 में आया, तो अगर बात करिएगा आप कि लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक अगर आप बात करते हैं मुगल साम्राज्य की, तो मुगल साम्राज्य सबसे ज़्यादा कहाँ तक फैला और ये कौन से सन तक रहा, तो 1707 तक, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो इस समय तक मुगल का बहुत ज़्यादा विस्तार रहा। और 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का क्या हुआ, मुगल साम्राज्य का हुआ पतन। वो बात अलग है कि 1757 तक, 1757 तक ये रहा मुगल साम्राज्य। 1757 में जो आपके हैं मुगल साम्राज्य के लास्ट शासक जो थे बहादुर शाह जफर, है ना। कौन थे? बहादुर शाह जफर। उनको अंग्रेजों ने मार दिया था और उसके बाद मुगल साम्राज्य बिल्कुल तरीके से जड़ से उखड़ गया था। चलिए अब इसको देखते हैं, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, अब इसको धीरे धीरे देखते हैं। तो बात करिएगा, मुगल साम्राज्य लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक चला है। मुगल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन के लिए नियुक्त मानते थे। हालांकि असलियत में राजनीतिक परिस्थितियां इस भव्य दृष्टि को सीमाबद्ध कर देती थी, फिर भी ऐसी दृष्टि सदैव महत्वपूर्ण रही है। इस दृष्टि के प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंशी इतिहास लिखवाना था। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। यानी मुगल राजाओं के दरबार में जो इतिहासकार या जो कवि रहते थे वो क्या करते थे, उनका लिखने का कार्य था। और उनकी लिखी तीव्रत जो हमें मिले हुए हैं उसी से हमें पता चला है कि किस प्रकार से यहाँ पे सत्ता चलती थी, है ना। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा मिलेगा आपको। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों ने शासकों को अपने क्षेत्र के शासन में मदद के लिए उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों में ढेरों जानकारियाँ इकट्ठी की हुई हैं। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकार के मूल पाठ की इस शैली को क्या कहते हैं? क्रॉनिकल्स मीन्स होता है इतिवृत्त या इतिहास, नाम दिया हुआ है। इतिवृत्त घटनाओं का अनावृत कालानुक्रम विवरण प्रस्तुत करता है। मुगलों का इतिहास लिखने की इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत हैं, यानी बहुत अच्छे स्रोत हैं इतिवृत्त। एक और तो ये इतिवृत्त मुगल राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे, जिन्हें दरबार के घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकत्रित एवं वर्गीकृत किया गया था। दूसरी ओर इन मूल पाठों का उद्देश्य उन आशयों को संप्रेषित करना था जिन्हें मुगल शासक अपने क्षेत्र में लागू करना चाहते थे। अतः इतिवृत्त हमें इस बात की एक झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधारा रचित तथा प्रचारित की जाती थी। यह अध्याय मुगल साम्राज्य के समृद्ध और लुभावने आयाम को कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालेंगे। अब देखिए, ये होता है आपका चैप्टर यहाँ से स्टार्ट। अब इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मुगल साम्राज्य, मुगल शासक और उनका साम्राज्य। अगर बुक हो आपके पास तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन करते जाइएगा, अगर बुक नहीं है तो नोट बनाते जाइएगा कॉपी लेके, है ना। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है, यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है।
अगर मुगल नाम ले दिया जाता है तो हमें क्या लगता है, बहुत बड़ा साम्राज्य। जैसे अशोक सम्राट नाम ले दिया जाता है तो आपको लगेगा और अशोक सम्राट इतना बड़ा राजा था, है ना। तो कुछ ऐसे राजा हैं हमारे इतिहास में जिनका नाम सुनते ही एकदम ऐसा लगता है अरे बहुत बड़ा राजा था, बहुत बहादुर राजा था। जैसे मुगल साम्राज्य की बात करते हैं हम लोग, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। वो अपने आप को मंगोल नहीं कहते थे। जो मुगल थे अपने आप को मुगल नहीं कहते थे, ना ही मंगोल कहते थे। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा। क्या बोले अपने को? तैमूरी। इस चीज़ को याद रखेगा, मुगल अपने आप को तैमूरी कहते थे। मुगलों को मुगल तो हम कहते हैं, है ना, क्योंकि पितृपक्ष से भी तुर्की शासक तिमूर के वंशज थे। एग्जाम में पूछा जाता है पितृपक्ष से कहाँ के शासक थे, तो पितृपक्ष से वे तुर्की के शासक थे, तिमूर वंशज। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खां का संबंधी था, और मातृपक्ष से चंगेज खां के संबंधी थे। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लिखित किया हुआ है। क्या बोलता था ये? तुर्की बोलता था। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया है। मुगल हम लोग बोलते हैं। 16वीं शताब्दी में ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है, यहाँ तक कि रडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की युवा नायक मोगली नाम भी इससे भी उत्पन्न हुआ है। समझ में मुगली नाम किससे लिया गया? मुगलों और स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशिया स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। अब देखिए, बाबर का कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, तो बाबर का पूरा नाम क्या है? जहीरुद्दीन। ठीक है, तो मुगल का संस्थापक कौन था? बाबर था। उसने सबसे पहले स्वयं को काबुल में स्थापित किया। काबुल में स्थापित हो गया ये। फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में और आगे की ओर बढ़ा। आगे देखिए, इसके उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन हुमायूं। हुमायूं कब से कब तक रहा? तो हुमायूं ने 2 बार शासन किया। इसके बीच में शेरशाह सूरी आया था जिसने इसको हरा दिया था, और शेरशाह सूरी ने फिर इसके ऊपर 15 साल शासन किया था, है ना। इसमें देखिए, एक बार आप इसको देख लीजिए कि सबसे पहले तो कौन आया, इसको नोट कर लेना। इनका ऑर्डर बाबर आया। बाबर के बाद अगर आप बात करते हैं तो बाबर के बाद आपको मिलेगा हुमायूं। हुमायूं के बाद आपको मिलता है अकबर। अकबर के बाद आपको मिलता है जहांगीर। इस ऑर्डर को लिख लेना। जहांगीर के बाद आपको मिलेंगे शाहजहां। और ये बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं। इनके बाद मिलते हैं आपको औरंगजेब, है ना। तो इतने तो आपके इंपोर्टेंट हैं, इनको तो आप नोट कर लीजिए। अब औरंगजेब की मृत्यु तो आपको मैं बताऊं कब हुई थी, तो मैंने आपको कई बार बता रखा है कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। कब हो जाती है? 1707 में। और बाबर की अगर बात करें तो ये एंट्री करता है भारत में 1526 में। ठीक है, तो अब देखिए 1526 से लेकर 1707 तक इतने मुख्य शासक रहे हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, बहुत ही बहादुर रहे हैं। इन्होंने अपने राज्य का बहुत तरीके से विस्तार किया हुआ था। और इसके बाद अगर आप बात करते हैं 1707 के बाद, तो मुगल शासकों का पतन शुरू हो गया था। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई, मुगलों का पतन हुआ। इसके बाद अगर आप बात करें तो बहादुर शाह जफर, देखिए इधर पे, बहादुर शाह जफर, तो ये मुगल का लास्ट शासक था। अंतिम बादशाह की बात करें अगर तो बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर की मृत्यु अंग्रेजों के द्वारा होती है 1757 में। अभी आगे पढ़ेंगे ना आप, 1757 का विद्रोह, उस समय पर इनको मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, सिपाही विद्रोह के समय पे, है ना, 1757 के समय पे। और 1707 के बाद मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था। और 50 साल ऐसे ही मतलब बनी रही सत्ता, लेकिन कुछ खास नहीं, अंग्रेज राज ही करते रहे, है ना। तो ये चीज़ रही। अब इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। अगर आप समय काल आप इसका नोट करना चाहें तो देखिए, बाबर रहा था, 1 मिनट,
इसको ग्रीन कलर से कर लेते हैं। बाबर रहा था 1530 तक। अगर आप हुमायूं की बात करते हैं तो ये 1530 से लेके 1540 तक रहा, और 40 से 45 में आया था शेर शाह सूरी। इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। शेर शाह सूरी आया, तो शेर शाह सूरी रहा आपका, अगर बात करें तो 1540 से लेके 1555 तक रहा। इसने 15 साल शासन किया, है ना। और फिर 1556 में बहादुर शाह जफर आता है, सॉरी 1555 में बहादुर शाह जफर आता है, और 1556 तक फिर 1 साल रहता है। और फिर इसके बाद सीढ़ियों, पुस्तकालय की सीढ़ियों, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है और ये मर जाता है हुमायूं। और हुमायूं का बेटा फिर आता है बाबर। तो अगर बाबर की बात करें तो बाबर आपका रहता है 1556 से लेके 1605 तक। कब तक रहता है? 1605 तक। और 1605 के बाद आता है जहांगीर, और 1605 से लेके 1627 तक रहता है जहांगीर। 1605 से लेके 1627 तक रहता है जहांगीर। और 1627-28 से लेकर कौन रहता है? तो 1628 से लेकर 1658 तक कौन रहता है? तो शाहजहां रहता है। और शाहजहां का बेटा आता है औरंगजेब। औरंगजेब 4 भाई थे, आगे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो ये 1658-59 से अगर आप बात करें तो रहता है 1707 तक। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए इसमें क्या है कि जहांगीर को सलीम बोला जाता था। सलीम नाम आपने इसका सुना होगा। जहांगीर का नाम आपने क्या सुना होगा? सलीम। तो प्यार से इनको शेखू बाबा या सलीम बुलाते थे, सलीम, जहांगीर को। और शाहजहां का नाम था खुर्रम। इन चीज़ों को नोट कर लेना, इस बुक में उतनी ज़्यादा नहीं दी हुई है ना, वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो शाहजहां को बोला जाता था खुर्रम, और जहांगीर को बोला जाता था सलीम। और ये वही सलीम है अनारकली वाले, है ना। इनको शेखो बाबा भी बोला जाता था। तो ये रहा इतिहास, ये रहा समयकाल, ये रहा इनके उपनाम। कौन सा फर्स्ट रहा, कौन सा लास्ट रहा, हर चीज़ मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दी। इस चीज़ को नोट कर लेना बुक में अपनी, कहीं पे भी। चलिए अब इस पार्ट को आगे देखते हैं। अब इसको लाइन से देख लेते हैं। तो हम कहाँ थे हम लोग? ये आपका देखिए इधर पे आती हैं बातें। इसके उत्तराधिकारी नासिरुद्दीन हुमायूं 1530 से लेके 1540 तक, और 1555 से लेके 1556 तक रहे। ने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूरी या शेर शाह सूर से पराजित हो गया, जिसने उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। यानी जो है हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित होकर कहाँ भागा था? तो बात करते हैं कहाँ भागा था, तो ईरान भागा था। 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु कहाँ से कैसे हुई थी? तो ये अपनी, इसके पास ये पुस्तकें बहुत पढ़ता था, तो इसने बड़ी ऐसी लाइब्रेरी बना रखी थी, जो कि इसने थोड़ी ऊंचाई पर बना रखी थी और सीढ़ियाँ लगा रखी थी, है ना। तो उन सीढ़ियों से जब उतर रहा था तो इसका पैर फिसल गया, और पैर फिसलते ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये कवि बोलते हैं कि जैसे ही लड़खड़ाते इसने अपनी पूरी जिंदगी जी है, वैसे ही लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिरकर मर गया। और देखिए एक चीज और है कि जो बाबर था, तो बाबर की मृत्यु पता है आपको कैसे हुई थी? बाबर की मृत्यु घुड़सवार खेलते समय गिर के मृत्यु हो गई थी। घुड़सवार खेल रहा था और गिरा और मृत्यु हो गई। तो दोनों याद रखना कि किसकी घुड़सवार से मृत्यु हुई थी और किसकी सीढ़ियों से गिरकर। एग्जाम में पूछता है। अब हुमायूं के बाद बात करें तो कौन आता है? हुमायूं के बाद आता है बाबर। कई लोग जलालुद्दीन बाबर, जो कि 1556 से लेकर 1605 को मुगल बादशाहों में महानतम मानते थे, क्योंकि उनमें न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया अकबर ने विस्तार किया, बल्कि इसे अपने स्वयं का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ किया। अगर वो बात करें कि सबसे ज़्यादा किसने विस्तार किया मुगल साम्राज्य में, तो सबसे ज़्यादा विस्तार अकबर ने किया था। दृढ़तम और सबसे, इनका समयकाल भी तो देखिए कितना रहा, लगभग 50 साल इन्होंने शासन किया। कितना किया? लगभग 50 साल शासन किया। अकबर हिंदू कुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ। उसने ईरान के सफावियों और तुरान यानी मध्य एशिया की उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगा रखी थी। अकबर के बाद जहांगीर आए। जहांगीर 1605 से लेके 1627 तक रहे जहांगीर, जिनको सलीम बोला जाता था। शाहजहां जो है आपके 1628 से लेकर 1658 तक रहे, जिनको खुर्रम बोला जाता था। औरंगजेब आपके
1707 तक रहे 1658 की। औरंगजेब के रूप में विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्व वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। इनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इनकी गति काफी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखने और उन्हें सुदृढ़ किया। चलिए देखिए आगे। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे, साथ ही श्रेणियों और हैसियतें परिभाषित की जाती थीं। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। आगे देखिए, 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति घट गई, पतन हो चला था। दिल्ली, आगरा तथा लाहौर जैसे विभिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्तता अर्जित कर ली। क्षेत्रीय शक्ति पनप चुकी थी औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा में अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। लेकिन 1857 में इस राजवंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। 1857 मैंने शायद आपको 1757 बताया था ना कि 50 साल शासन रहा। 1858 के समय पर इसकी बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, यानी 150 साल के आसपास लगभग शासन रहा। सही कर लेना उसको नोट में, है ना। 1857 डेट है, बहुत सारी याद करनी पड़ती, कन्फ्यूजन हो जाती है। चलिए देखिए आगे। तो 1857 में हुआ था आपका सिपाही विद्रोह, कन्फ्यूजन रही उसमें। मैंने आपको काफ़ी बार 1757 बता दिया है, एक बार नहीं बताया, पिछली वीडियो में भी शायद बता रखा था। चलिए 1857 कर लेना उसको। इतिवृत्तों की रचना मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रायोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासक का विवरण उपलब्ध रहे। यानी अगर आप बहादुर शाह जफर की मृत्यु की बात करें तो कब हुई थी? 1857 में। इसको करेक्ट कर लेना। बहुत जगह मैंने आपको 1757 बता रखा है, पिछली वीडियो में भी बताया था। चलिए हटाइए, खैर ठीक है, हो गया जो हो गया। मुगल इतिवृत्तों के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु में थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार व अभिजात, युद्ध तथा प्रशासनिक व्यवस्थाएं, सब चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी इतिवृत्तों में। अकबर, शाहजहां और आलमगीर। मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी थी आलमगीर की कहानियों पर आधारित इतिवृत्तों के शीर्षक आपको मिलेंगे अकबरनामा, शाहजहांनामा, आलमगीरनामा। अब देखिए अकबरनामा से आपको समझ में आ जाएगा कि ये अकबर की है, शाहजहां नाम से आपको समझ में आ जाएगा कि ये शाहजहां की है। लेकिन अगर आपसे कोई बात कर दे कि आलमगीरनामा बताइए किसकी है, किसका इतिवृत्त है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हमें याद रखना है कि आलमगीरनामा किसकी उपाधि थी, तो औरंगजेब की थी, है ना। कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य और दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। चलिए देखेंगे तुर्की से फारसी की ओर किस तरीके से चीज़ें रहीं। मुगल दरबारी इतिहास फारसी भाषा में लिखे गए थे। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तर भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी व इसके क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित पल्लवित हुए, क्योंकि मुगल चगताई मूल के थे। आगे देखिए क्या है। अब चगताई का मतलब देख लीजिए। चगताई तुर्क स्वयं को चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र का वंशज मानते थे। चगताई क्या कहते थे कि वो चंगेज खां के सबसे बड़े पुत्र के वंशज हैं। और कुछ तो नहीं छूटा इधर आपका? नहीं छूटा। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। लिखित शब्द की उड़ान, इसको भी देखेंगे। पहले इसी को देख लीजिए। अबुल फजल के शब्दों में, तो अबुल फजल हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। लिखित शब्द विगत युगों की बुद्धिमत्ता को मूर्त रूप दे सकता है और इस तरह वह बौद्धिक प्रगति का साधन बन सकता है। उच्चारित शब्द उनके दिलो दिमाग में जाता है जो उसे सुनने के लिए उपस्थित होता है। लिखित शब्द न केवल पास रहने वाले लोगों बल्कि दूर स्थित लोगों को भी समझदारी सिखाता है।
मतलब इनका बोलना था कि अगर आप मुँह से बोल बोल के सिखाना चाहेंगे तो कितने लोगों को सिखा लेंगे, उतने ही क्यों ना जितने वहाँ पे उपलब्ध हैं। उस समय पे यूट्यूब तो चलता नहीं था कि आपने लाइव कर लिया और सारी दुनिया में आप दिखने लगे, ऐसा तो था नहीं। अब मान लीजिए एक चबूतरे पर खड़े होकर आपने कुछ ज्ञान देना स्टार्ट किया मुँह से या बोलना स्टार्ट किया, तो वहाँ पर जितने लोग होंगे उतने लोग ध्यान से उस बात को सुनेंगे, और उसमें भी उनको चीज़ें 50% ही याद रहेंगी। इतने ध्यान से इतनी शार्प बुद्धि किसी की नहीं होती कि 100% चीज़ें उनको याद बनी रहें। उस समय पे लोग मतलब पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी इतनी ज़्यादा प्रचलित नहीं थी उस समय पे। तो अल फजल ने बोला है कि लिखित चीज़ें ज़्यादा अच्छी हैं। अगर लिखित शब्द ना हो तो उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएंगे, यानी बोले हुए शब्द तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, उच्चारित शब्द तो बहुत जल्दी ही मर जाएंगे, और हमारे पास उन लोगों की कोई निशानी नहीं रह जाएगी जो दिव्यगंत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं दिव्यगंत। सामान्य समझ के लोग तो अक्षरों को एक गहरी आकृति मात्र मानते हैं, पर गहराई से देखने वाले लोगों को इनमें एक प्रज्ञादीप चिराग सिनासाई नजर आता है। अपने में हजारों किरणों को लिए होने के बावजूद लिखित शब्द काला दिखता है, अथवा इस ढंग से कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा प्रकाश है जिस पर एक तिल है जो इसे बुरी नज़र से बचाता है। खतवा पत्र समझदारी की तस्वीर है, विचारों की दुनिया से निकला हुआ खाका है, दिन को लाने वाली गहरी रोशनी है, ज्ञान से भरा हुआ घना बादल है। पत्र मौन होते हैं फिर भी बोलते हैं, स्थिर होते हैं फिर भी सफ़र करते हैं, पन्ने पर फैले हुए हैं फिर भी ऊपर की ओर उड़ान भरते हैं। तो ये लिखित चीज़ों के बारे में बताया है, और अबुल फजल ने बोला है कि लिख के बात कीजिए आप, सीधी बात है, यानी कोई भी आप लोगों को कुछ चीज़ सिखाना चाहते हैं तो उसको लिखित में रखिए। अब तुर्की उनकी मातृभाषा थी। इनके पहले शासक बाबर ने कविताएं और उनके संस्मरणों में यही भाषा लिखी है। बाबर जो था वो तुर्क से ही आया था, तो उसको तुर्की भाषा ही आती थी, तो वो कुछ लिखता था तो वो तुर्की भाषा में ही लिखता था, है ना। अब देखिए अकबर ने सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाई। इस चीज़ को याद रखिएगा कि अकबर ने अपनी दरबारी भाषा किसको बना रखा था, तो फारसी, क्योंकि अधिकतर लोग तुर्की लिख देंगे, बाबर की तुर्की थी, है ना। तो याद रखना कि अकबर ने फारसी बना लिया था। संभवतः ईरान के साथ सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्कों के साथ साथ मुगल दरबार में पद पाने को इच्छुक ईरानी और मध्य एशियाई प्रवासियों ने बादशाह की उस भाषा को अपनाए जाने के लिए प्रेरित किया होगा। चलिए देखिए, फारसी को दरबार की भाषा का ऊंचा स्थान दिया गया तथा उन लोगों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। राजा शाही परिवार के लोग और दरबार के विशिष्ट सदस्य यह भाषा बोलते थे। कुछ और लोग, यह सभी स्तरों के प्रशासन की भाषा बन गई, जिससे लेखाकारों, लिपिकों तथा अन्य अधिकारियों ने भी इसे सीख लिया। जहाँ जहाँ फारसी प्रत्यक्ष प्रयोग में नहीं थी वहाँ भी राजस्थानी, मराठी और यहाँ तक कि तमिल में शासकीय लेखों की भाषा को इसकी शब्दावली और मुहावरों ने व्यापक रूप से प्रभावित किया था। चूँकि 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान फारसी का प्रयोग करने वाले लोग उपमहाद्वीप के कई अलग अलग क्षेत्रों से आए थे। वे अन्य भारतीय भाषाएं भी बोलते थे, अतः स्थानीय मुहावरों और समाविष्टि करने से फारसी का भी भारतीयकरण हो गया था। फारसी के हिंदवी के साथ पारस्परिक संपर्क से उर्दू के रूप में एक नई भाषा निकल कर आई थी, उर्दू आ चुकी थी। अब अकबरनामा, इसको देखिए, अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास फारसी में लिखे गए थे, है ना, जबकि अन्य बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा के नाम से तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था। यानी बाबरनामा की भाषा पूछी जाती है कि किस भाषा में लिखी गई थी, तो तुर्की में लिखी गई थी। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी, इस चीज़ को याद रखिएगा, बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी थी। आगे देखिए, मुगल बादशाहों ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया था, और महाभारत का नाम रज्मनामा था, यानी युद्धों की पुस्तक के रूप में इसका नाम दिया गया था। याद रखना कि मुगल साम्राज्य के समय पे जो है सब इसको रामायण और महाभारत को फारसी में अनुवादित किया गया, ये बात तो ठीक है, लेकिन महाभारत को क्या बोला था, तो इन्होंने रज्मनामा बोलते थे। पांडुलिपियों की रचना, मुगल भारत की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में हैं, अर्थात वे हाथ से लिखी गई हैं। पांडुलिपि हाथ से लिखी गई पुस्तक को बोला जाता है। पांडुलिपि रचना का मुख्य केंद्र शाही किताब खाना था। हालांकि किताब खाना शब्द पुस्तकालय के रूप में अनुवादित किया जा सकता है। यह दरअसल एक लिपि घर था।
अर्थात ऐसी जगह जहाँ बादशाह की पांडुलिपियों का संग्रह रखा जाता था तथा नई पांडुलिपियों की रचना की जाती थी, है ना। पांडुलिपियों की रचना में विविध प्रकार के कार्य करने वाले बहुत लोग शामिल होते थे। कागज बनाने वालों की पांडुलिपियों के पन्ने तैयार करने, सुलेखनों की पाठ की नकल तैयार करने, गुप्तकारों की पृष्ठों की चमकाने के लिए, चित्रकारों की पाठ से दृश्यों को चित्रित करने के लिए और जिल्द साजों की प्रत्येक पन्ने को इकट्ठा कर उसे अलंकृत आवरण में बैठने के लिए आवश्यकता होती थी। तैयार पांडुलिपि को एक बहुमूल्य वस्तु, बौद्धिक संपदा और सौंदर्य के कार्य के रूप में देखा जाता था। इस तरह के सौंदर्य को अस्तित्व में लाकर इन पांडुलिपियों के संरक्षण मुगल बादशाह अपनी शक्ति को दर्शा रहे थे। ये आपका हो गया, इसको देख लेते हैं। ये लिखित शब्दों की उड़ान हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब हो गया। चलिए देखें आगे। इसी तरह इन पांडुलिपियों की वास्तविक रचना में शामिल कुछ लोगों को भी पदवियों और पुस्तकारों के रूप में पहचान मिली। इनमें सुलेखकों और चित्रकारों को तो उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा मिली, जबकि अन्य जैसे कागज बनाने वाले अथवा जिल्दसाज गुमनाम कारीगर की रह गई। सुलेखन अर्थात हाथ से लिखने की कला अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल मानी जाती है। इसका प्रयोग भिन्न भिन्न शैलियों से होता है। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली थी, इस चीज को याद रखेगा। नस्तलिक एक शैली है पांडुलिपि लिखने की, हाथ से लिखने की एक शैली है नस्तलिक, जो कि अकबर की पसंदीदा थी। यह एक ऐसी तरल शैली है जिसे लंबे सपाट प्रवाही ढंग से लिखा जाता है। इसे 5 से 10 मिलीमीटर की नोक वाले छटे हुए सरकंडे जैसी कलम बनाई जाती है कि टुकड़े से स्याही में डुबाया जाता है उस कलम को और फिर लिखा जाता है। सामान्यतः कलम की नोक में बीच में छोटा सा चीरा लगा होता है ताकि स्याही आसानी से उसमें सोख जाए। नस्तलिक शैली में लिखा हुआ एक पन्ना दिखाया गया है इस प्रकार से, ये लिखा हुआ है। रंगीन चित्र, जैसे कि हमने पिछले अनुभाग में पढ़ा, मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल थे। एक मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का विवरण देने वाले इतिहासों में लिखित पाठ के साथ ही उन घटनाओं को चित्रों के माध्यम से दृश्य रूप में भी वर्णित किया जाता है। जब किसी पुस्तक में घटनाओं अथवा विषयों को दृश्य रूप में व्यक्त किया जाना होता है तो सुलेखन उसके आसपास के पृष्ठों को खाली छोड़ देता है। मतलब उसमें अगर आपको चित्र बनाना है बुक में तो एक पन्ने पर क्या होगा, लिख देगा और दूसरा पन्ना खाली छोड़ देगा। चित्र उसमें बाद में बनाए जाएंगे। चित्रकार शब्दों में वर्णित विषय को अलग से चित्र रूप में उतारकर वहां संलग्न कर देते थे। ये लघु चित्र होते थे जिन्हें पांडुलिपि के पृष्ठों पर आसानी से लगाया और देखा जा सकता था। चित्रों को न केवल किसी पुस्तक के सौंदर्य को बढ़ावा देने वाला बल्कि उन्हें तो लिखित माध्यम से राजा और राजा की शक्ति के विषय में जो बात कही ना जा सकी हो, ऐसे विचारों के संप्रेषण का भी एक सशक्त माध्यम माना जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी का एक जादुई कला के रूप में वर्णन किया है। उसकी राय में यह कला किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसे उसमें जीवन हो। चित्रकला को बादशाह, उसके दरबार तथा उसमें हिस्सा लेने वाले लोगों का चित्रण करने वालों चित्रों की रचना को लेकर शासकों और मुसलमान रूढ़िवादी वर्ग के प्रतिनिधियों अर्थात उलमा के बीच निरंतर तनाव बना रहा। उलमा ने कुरान के साथ साथ हदीस, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवन की एक ऐसी प्रसंग वर्णित था, में प्रतिष्ठापित मानव रूपों के चित्रण पर इस्लामी प्रतिबंध का आह्वान किया है, प्रतिबंध लगाया। इस प्रसंग में पैगंबर साहब को प्राकृतिक तरीके से जीवित रूपों के चित्रण की मनाही करते हुए उल्लेखित किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से यह लगता है कि कलाकार रचना की शक्ति को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है। यह एक ऐसा कार्य जो केवल ईश्वर का ही था। हो गया आपका ये। तस्वीर की प्रशंसा में अबुल फजल ने कुछ बातें लिखी हुई, इसको पढ़ लेना खुद से। इसको देखिएगा आगे कि समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी, शरिया कानून आपका किस धर्म मिलता है? इस्लाम धर्म में। देखिए, किंतु समय के साथ शरिया की व्याख्याओं में भी बदलाव आया।
विभिन्न सामाजिक समूहों ने इस्लामी परंपराओं के ढांचे की अलग अलग तरीके से व्याख्या की। प्राय प्रत्येक समूह ने इस परंपरा की ऐसी व्याख्या प्रतिपादित की जो उनकी राजनीतिक आवश्यकताओं से सबसे ज़्यादा मेल खाती थी। जिन शताब्दियों के दौरान साम्राज्य निर्माण हो रहा था, उस समय कई एशियाई क्षेत्रों के शासकों ने नियमित रूप से कलाकारों को उनके चित्र तथा उनके राज्य के जीवन के दृश्य चित्रित करने के लिए नियुक्त किया। उदाहरण के लिए ईरान के सफावी राजाओं ने दरबार में स्थापित कार्यशालाओं में प्रशिक्षित उत्कृष्ट कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। बेहिजाज जैसे चित्रकारों के नाम ने सफावी दरबार की सांस्कृतिक प्रसिद्धि को चारों ओर फैलाने में बहुत योगदान दिया है। ईरान से भी कलाकार मुगल कालीन भारत आने में सफल हुए। कुछ को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली अब्दुस समद को बादशाह हुमायूं को दिल्ली तक साथ देने के लिए कहा गया। अन्य ने संरक्षण और प्रतिष्ठा के अवसरों की तलाश में प्रवास किया। बादशाह और रूढ़िवादी मुसलमान विचारधारा के प्रवक्ताओं के बीच जीवनधारियों के दृश्य निरूपण पर मुगल दरबार में तनाव बना हुआ था। अकबर का दरबारी इतिहासकार अबुल फजल बादशाह को यह कहते हुए उद्धृत करता था, कई लोग ऐसे हैं जो चित्रकला से घृणा करते हैं, पर मैं ऐसे व्यक्तियों को नापसंद करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कलाकार के पास खुदा को पहचानने का बेजोड़ तरीका है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यह महसूस होता है कि खुदा की रचना को वह जमीन की वह जीवन नहीं दे सकता। ये चीज़ किसने बोली? ये चीज़ अबुल फजल ने। अकबरनामा और बादशाहनामा को देखिए। महत्वपूर्ण चित्रित मुगल इतिहासों में सर्वाधिक ज्ञात अकबरनामा और बादशाहनामा। बादशाहनामा मीन्स होता है राजा का इतिहास। अकबरनामा में अकबर का इतिहास मिल जाएगा आपको। प्रत्येक पांडुलिपि में औसतन 150 पूरे अथवा दोहरे पृष्ठों पर लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत निर्माण, दरबारी दृश्य आदि के चित्र बने हुए हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, बाबर ने खुद ने लिखी थी अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी, है ना, इस चीज़ को याद रखिएगा। वह फारसी व अरबी, फारसी, यूनानी दर्शन और सूफीवाद में पर्याप्त निष्णात था। इससे भी अधिक वह एक प्रभावशाली, विवादी तथा स्वतंत्र चिंतक था, जिसने लगातार दकियानूसी उलमा के विचारों का विरोध किया। इन गुणों से अकबर बहुत प्रभावित होता था। उसने अबुल फजल को अपने सलाहकार और अपनी नीतियों के प्रवक्ता के रूप में बहुत उपयुक्त पाया। बादशाह का एक और उद्देश्य राज्य को धार्मिक रूढ़िवादियों के नियंत्रण से मुक्त कराना था। दरबारी इतिहासकार के रूप में अबुल फजल ने अकबर के शासन से जुड़ी विचारों को न केवल आकार दिया, बल्कि उनको स्पष्ट रूप से व्यक्त भी किया। अब बात करें 1589 में शुरू कर अबुल फजल ने अकबरनामा पर 13 वर्षों तक कार्य किया। इस दौरान कई बार उसने प्रारूप में सुधार किया। 13 साल तक इसने अकबरनामा लिखी। यह इतिहास घटनाओं के वास्तविक विवरणों यानी वाकई में शासकीय दस्तावेजों तथा जानकार व्यक्तियों के मौखिक प्रमाणों जैसे विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों पर आधारित है। अकबरनामा को 3 जिल्दों में विभाजित किया गया था, जिसमें से प्रथम 2 जिल्दें थीं। तीसरी जिल्द आईने अकबरी थी। पहली जिल्द में आमद से लेकर अकबर के जीवन की एक खगोलीय कालचक्र तक 30 साल का मानव जाति का इतिहास लिखा हुआ है। दूसरी जिल्द में अकबर का 46वें शासन वर्ष 1601 पर खत्म हुआ। अगले ही वर्ष अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हुआ और सलीम के सह अपराधी वीर सिंह बुंदेला द्वारा उसकी हत्या करा दी गई। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? शहजादे सलीम ने, जिसको हम जहांगीर बोलते हैं। चलिए देखिए आगे। अकबरनामा का लेखन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं के समय के साथ विवरण देने के पारंपरिक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किया गया। इसके साथ ही तिथियों और समय के साथ होने वाले बदलावों के उल्लेख के बिना ही अकबर के साम्राज्य के भौगोलिक, सामाजिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक सभी पक्षों का विवरण प्रस्तुत करने के अभिनव तरीके से ही इसका लेखन हुआ। आईने अकबरी, आयन बोलते हैं जिसको, पिछले चैप्टर में तो हमने आईने अकबरी बहुत सारा पढ़ा था, है ना। आईने अकबरी में मुगल साम्राज्यों को हिंदू, जैनों, बौद्ध और मुसलमानों की विभिन्न आबादी वाले तथा एक मिश्रित संस्कृति वाले साम्राज्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अबुल फजल की भाषा बहुत अलंकृत थी और चूंकि इस भाषा के पाठों को ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाता था, अतः इस भाषा में लय और कथन शैली भी बहुत महत्व रखती थी।
ऐसे ही नॉर्मल आप नहीं पढ़ सकते थे अकबरनामा को। इस भारतीय फारसी शैली को दरबार में संरक्षण मिला। अबुल फजल का एक शिष्य था अब्दुल हमीद लाहौरी, बादशाहनामा के लेखक के रूप से जाना जाता है। यानी अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाहनामा लिखी थी, राजाओं का इतिहास। इसकी योग्यताओं के बारे में सुनकर बादशाह शाहजहां ने उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा भी सरकारी इतिहास था। इसकी 3 जिल्दें, किसकी? बादशाहनामा की 3 जिल्दें, और प्रत्येक जिल्द 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा थी। एक जिल्द में 10 साल का ब्यौरा लिखा हुआ था। लाहौरी ने बादशाह के शासन, जो कि आपका 1627 से लेके 47 तक रहा, शासन के पहले 2 दशकों तक पहली व दूसरी दफ्तर लिखी, यानी पहली या दूसरी जिल्द लिखी। जिल्द को दफ्तर भी बोला गया है। इन जिल्दों में बाद में शाहजहां के वजीर सादुल्लाह खान ने सुधार किया। बुढ़ापे की असक्ताओं की वजह से लाहौरी तीसरे दशक के बारे में न लिख सका। उसके बाद में इतिहासकार वारिस, इसके बाद क्या हुआ? इतिहासकार वारिस ने लिखा इस चीज़ को। औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज प्रशासकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों को, जिन पर वे लंबा शासन करना चाहते थे, संस्कृतियों को, ये क्या चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे? बादशाहनामा का सफर, इसको थोड़ी देर में पढ़ेंगे, को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन तथा उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान का अभिलेखागार स्थापित करना शुरू किया। 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेब्रिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद कराया गया। बादशाहनामा के केवल कुछ ही अंशों का अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवाद किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। किसकी? बादशाहनामा की। आगे देखिए, बादशाहनामा किसने लिखी? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। अकबरनामा अबुल फजल आयन अकबरी। बाबरनामा बाबर ने खुद लिखी हुई थी, है ना, स्वलिखित थी वो उसकी। ऐतिहासिक विवरण समयवार विकास की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जबकि एककालिक विवरण एक खास समय की स्थिति का वर्णन करता है। अगर ऐतिहासिक विवरण कह दें तो वो बहुत लंबे समय की रूपरेखा प्रदर्शित करेगा। अगर एक कालिक कह दें तो मुख्य रूप से एक समय लिया जाएगा, फिर उसका विवरण दिखाया जाएगा आपको। देखिए आगे, बादशाहनामा का सफर किस प्रकार से लगा? मुगलों के अधीन बहुमूल्य पांडुलिपियों की भेंट एक स्थापित राजनयिक प्रथा थी। इसी का अनुकरण करते हुए अवध का जो नवाब था 1799 में जॉर्ज तृतीय को सचित्र बादशाहनामा भेंट कर दी थी। इसने उसको भेंट कर दी थी बादशाहनामा उठा के। तभी से यह विंडसर कासल के अंग्रेजी शाही संग्रह में सुरक्षित है। 1994 में मुगल संरक्षण कार्य में बंधी हुई पांडुलिपियों को अलग अलग करना आवश्यक हो गया। इसकी वजह से चित्रों को प्रदर्शित करना संभव हुआ और 1997 में पहली बार बादशाहनामा के चित्र नई दिल्ली, लंदन और वाशिंगटन में हुई प्रदर्शनियों में दिखाए गए थे। 1997 में पहली बार दिखाए गए थे। हो गया है आपका आदर्श राज्य। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, क्योंकि 38 मिनट का आपका पाठ हो चुका है। ये वाला सेकंड पार्ट के साथ पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं आदर्श राज्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।